हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं और ये खासकर हमारे यूपीएससी 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शंस जो होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन सुबह 7 बजे स्ट्रीमिंग के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल विजडम हब स्टडी पर उपलब्ध करा दी जाती है। ये जो वीडियोज़ है आप लोगों को यूपीएससी के अलावा CDS, आरआरबी, रेलवे, IBPS, MPPSC, स्टेट PSC, MPPSC, CGL, इन सभी एग्ज़ाम में ये ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आप लोगों को पसंद तो आएगा, साथ में इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर, जो कि बीच में एक बार ब्रेक लग चुका था ड्यू टू कोविड पैंडमिक की वजह से। अब सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर था उसका 12th पार्ट। तो देखिए, इसमें हम 3 टॉपिक जो महत्वपूर्ण हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा इसमें ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन, एक पहल है, स्कीम है, इसके बारे में चर्चा करेंगे किस प्रकार से हेल्पफुल रहेगा। फिर पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जो तीसरा टॉपिक रहेगा उसका वो रहेगा यहाँ पर हार्लेक्विन इच्थियोसिस, एक दुर्लभ प्रकार की एक आनुवांशिक बीमारी है ये, तो इसके ऊपर भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है यहाँ पर ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन पहल। ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन जो इनिशिएटिव से ये क्या है, तो देखिए, वर्तमान में जो कोरोना वायरस है इसके वजह से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इम्पैक्ट हो पड़ा है, और उसी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो यूथ है, यूथ के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। और यूथ के लिए प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया गया, तो ये इसलिए स्टार्ट किया गया ताकि उनमें एक प्रकार से स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। तो 23 और 25 अप्रैल 2021 को एक वर्चुअल समिट की गई थी, जिसके माध्यम से युवाओं को एक लाभप्रद तरीके से किस प्रकार से उनको एकजुट करके कार्य किया जाए उसके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो ग्लोबल यूथ जो समिट है इसका लक्ष्य क्या है, तो दो ग्लोबल यूथ समिट का जो लक्ष्य है वो है कि 14 से लेकर के 30 जो एज वाले वर्ग के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उनको किस प्रकार से नई दृष्टिकोण डेवलप करना है, कैसे उनके कौशल मतलब विकास और स्किल डेवलपमेंट करना है, साथ में उनमें किस प्रकार से प्रतिनिधित्व की भावना को डेवलप किया जाए और नीति निर्माण में किस प्रकार से वे अपनी भागीदारी को निभाएं, ऐसे इन सभी युवाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना इसका लक्ष्य है। फिर इसमें हम बात करें तो कुछ बिंदुओं पर भी लेकर के इसमें चर्चा की गई। तो पहला जो बिंदु है वो है इसमें परिचय। तो परिचय से क्या तात्पर्य हुआ यहाँ पर, तो देखिए, यह ऐसे युवाओं का एक आंदोलन है जो कि महामारी के दौरान उसके बाद अपने जीवन को सुधारने की दिशा में किस प्रकार से कार्य करें, ये बताना है। फिर इसका लक्ष्य क्या होगा, तो युवाओं पर महामारी के नकारात्मक प्रभाव के मुद्दों को संबोधित करना और उन्हें भविष्य में किसी अन्य प्रकार की जो आपदा है उनसे किस प्रकार से निपटना है, इसकी तैयारी करवाना इसका लक्ष्य है। फिर पहल में शामिल कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो इस प्रोग्राम में जो शामिल संस्थाएं थी विश्व की 6 सबसे बड़ी युवा संगठनों के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन के द्वारा इन सारे प्रोग्राम को चलाया गया है। अब इन सारे प्रोग्राम को रन करने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो आंकड़ों के मुताबिक महामारी प्रतिक्रिया उपायों से विश्व भर में लगभग 1.2 बिलियन युवा प्रभावित हुए हैं यहाँ पर। तो महामारी के कारण क्या क्या प्रभावित हुई है, शिक्षा, रोजगार, सेवाओं के वितरण और सामाजिक समर्थता, इन सभी में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है ये। और इसमें कई पीढ़ियों की जो मेहनत थी उसमें इसको लेकर के प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा हो गया है। तो किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, सेवा सृजन हो, इनके लिए यहाँ पर कार्य योजना बनाई जाएगी। फिर इन सारे प्रोग्राम्स को फंडिंग कहाँ से होगा, वित्त पोषण कैसे होगा, तो देखिए, कोविड-19 सॉलिडैरिटी रिस्पांस फंड बनाया गया है, जिसके माध्यम से समर्थन से ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन द्वारा विश्व भर में युवाओं के नेतृत्व में समाधानों और कार्यक्रमों का समर्थन तथा उनका विस्तार किया जाएगा इस फंड के माध्यम से। फिर कोविड-19 सॉलिडैरिटी रिस्पांस फंड को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन और स्विस फिलैंथ्रोपी फाउंडेशन की मदद से स्थापित किया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कोविड-19 सॉलिडैरिटी रिस्पांस फंड बनाया गया है, इसमें जो भी पैसे आएंगे उन सारे पैसों का इस्तेमाल इन सब चीज़ों में किया जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा पहला टॉपिक था। और जो दूसरा टॉपिक है वो है यहाँ पर
पृथ्वी दिवस, दैट मीन्स अर्थ डे। तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है और लोगों को इसके संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। इस वर्ष जो थीम था पृथ्वी दिवस का 2021 का, वो था रिस्टोर आवर अर्थ, जिसके अंतर्गत विश्व की पारिस्थितिकी तंत्र को पुनः बहाल करने के लिए प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं, उभरती हुई हरित प्रौद्योगिकियों और नई सोच पर जोर दिया गया इस प्रोग्राम के तहत। अगर हम बात करें पृथ्वी दिवस के पृष्ठभूमि की, क्या इसके बैकग्राउंड में स्टोरी रही है, तो देखिए पृथ्वी पर मतलब जो पहली बार है हमारे प्लानेट पर पहली बार पृथ्वी दिवस मनाने के लिए जो बात है वो 1970 से स्टार्ट हुई थी। इसकी शुरुआत अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन के द्वारा जो एक आह्वान किया गया था, इनविटेशन भेजा गया था, जिसके माध्यम से इसके परिणाम स्वरूप लोग इकट्ठे हुए थे। और ये जो लोग इकट्ठे हुए थे वे सारे के सारे पर्यावरणविद थे, मतलब सारे के सारे इन्वायरमेंटलिस्ट थे वो। तो उनके द्वारा ये देखा गया कि जो इन्वायरमेंट में जो यहाँ पे धीरे धीरे कमी आ रही है, धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके बारे में परिकल्पना की गई। और इसके लिए लोग क्या हुए कि जागरूक करने के लिए लोग सड़कों पर आ गए 1970 के दशक में। तो तभी से इस चीज़ की शुरुआत हो गई है। इसे वर्ष 1969 की सांता बारबरा में तेल रिसाव की घटना के साथ साथ स्मॉग और प्रदूषण जैसी अन्य जो घटनाएं हुई थी उसको मुद्दा बनाया गया 1969 में, और फिर 1970 से पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। फिर इसके बाद बात यह आता है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस प्रकार से इसको रिकॉग्नाइज़ किया। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2009 में 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मतलब इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। तभी से इसको फिर से मतलब यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी इसको मनाया जाने लगा। पृथ्वी दिवस के विषय की अगर हम बात करें तो पृथ्वी दिवस को वैश्विक स्तर पर एक गैर लाभकारी संगठन earthday.org द्वारा समायोजित किया जाता है। इसे पहले अर्थ डे नेटवर्क के रूप में मनाया जाता था। इसका उद्देश्य लोगों और पृथ्वी में परिवर्तनकारी बदलाव लाने हेतु विश्व के सबसे बड़े पर्यावरण आंदोलन का निर्माण करना है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, जैसे कि वर्ष 1992 में रियो जो ब्राज़ील में है घोषणा पत्र था, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा गया जाता है, में प्रकृति और पृथ्वी के साथ सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है कि मानवता की वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। ये सारी की सारी बातें 1992 में की गई थी रियो घोषणा पत्र के माध्यम से। फिर इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन को निपटाने हेतु ऐतिहासिक पेरिस समझौता किया गया था, जिस पे भारत भी एक सिग्नेटरी कंट्री है। तो इस पे जो हस्ताक्षर किया गया था वो 2016 में 22 अप्रैल को ही किया गया था, जिस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये पृथ्वी दिवस के साथ साथ कुछ अन्य दिवस भी मनाए जाते हैं जो कि नेचर से संबंध रखते हैं। तो वे भी आपसे एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और अर्थ ओवरशूट डे भी मनाया जाता है। तो देखिए अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF की वार्षिक पहल है कि ये इसकी शुरुआत 2007 से की गई थी। इसमें क्या किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को यह आयोजित किया जाता है। कब? मार्च के अंतिम शनिवार को यह आयोजित किया जाता है। यह 180 से अधिक देशों के लोगों और अपने स्थानीय समय के अनुसार, मतलब जो लोकल समय होता है उस समय के अनुसार रात्रि में 8:30 से 9:30 तक लगभग 1 घंटे तक वो अपने घरों की लाइट को बंद कर देते हैं और इसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हमें नेचर को भी समय देना है और नेचर के माध्यम से जो भी हमें प्राप्त होता है उसको संरक्षित रखना है और एनर्जी को बचाना है। ये संदेश इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है यहाँ पर हार्लेक्विन क्वीन इच्थियोसिस दुर्लभ आनुवांशिक विकार। अब ये क्या है? तो हार्लेक्विन यहाँ पर इच्थियोसिस रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है इसे। तो क्या हुआ है कि वर्तमान में ये जो बीमारी है, इस बीमारी से ग्रसित जो बच्चे हैं वो पाए गए हैं उड़ीसा में।
तो उड़ीसा में ये पाया गया है, तो इस बीमारी को लेकर के चर्चा होना शुरू हो गई है। और ये बीमारी एक तरीके से जेनेटिक होता है, जो कि आनुवंशिक रूप से फैलता है ये। तो ये भारत में जो पहला मामला है हार्लेक्विन इचथ्योसिस का, ये 2016 में पाया गया था और यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के नागपुर नामक शहर पर ये पाया गया था और वहाँ पर ये दर्ज हुआ था एक निजी हॉस्पिटल में। तो हार्लेक्विन इचथ्योसिस जो है ये क्या है, किस प्रकार से ये बीमारी पनपता है। तो देखिए, हार्लेक्विन इचथ्योसिस नवजात शिशुओं को होने वाला एक दुर्लभ आनुवंशिक त्वचा विकार है। ये मतलब ये स्किन पर होता है। यह एक प्रकार का इचथ्योसिस है। यह उन विकारों के एक समूह को संदर्भित करता है जो पूरे शरीर में लगातार सूखी और पपड़ीदार त्वचा का कारण बनता है। यह विकार माता पिता से नवजात को ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न से प्राप्त होता है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न क्या होता है, तो देखिए, ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न जो होता है, जिसका अर्थ ये होता है कि विरासत में कोई बीमारी को मिल जाना। ठीक है, रिसेसिव पैटर्न एक तरीका होता है जिसके अंतर्गत आनुवंशिक विशेषता को माता पिता से बच्चों में पहुंचता है, मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है, वो ट्रांसमिट हो जाता है। बच्चों में यह आनुवंशिक स्थिति तब हो सकती है जब वह माता पिता से उत्परिवर्तित जीन की एक प्रति विरासत में लेता है। मतलब माता पिता से कोई ऐसी जो जीन है वो ले लेता है बच्चा, जिसमें इस प्रकार की बीमारी पनपती है, तो वह बीमारी बच्चे में होना प्रारंभ हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को एक सामान्य जीन और एक असामान्य जीन प्राप्त होता है तो वह व्यक्ति इस बीमारी का वाहक हो जाता है। फिर इस विकार का जोखिम किसी नवजात बच्चे के में जो वाहक होता है उसके माता पिता से 50% होता है। मतलब जो बीमारी है वो माता पिता से 50% चांसेस होते हैं कि वो ट्रांसमिट हो जाए। किसी बच्चे को माता पिता दोनों के सामान्य जीन प्राप्त करने का मौका 25% के आसपास होता है। यह जोखिम पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से होता है। अब इस बीमारी के होने के कारण क्या हो जाते हैं, तो देखिए, यह विकार जो होता है ABCA12 जीन में परिवर्तित होने के कारण हो सकता है। दूसरा कारण इसका हो सकता है कि ABCA12 जीन प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है, जो कि सामान्य रूप से त्वचा की कोशिकाओं के विकास हेतु आवश्यक होती है। फिर यह वसा लिपिड को त्वचा की सबसे सतही परत, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे यह एक प्रभावी त्वचा अवरोधक बनाता है। फिर इसके बाद इस जीन को जब उत्परिवर्तित किया जाता है तो त्वचा की अवरोधक क्षमता नष्ट होने लग जाती है। अब इन सारे कारणों के बाद जो प्रभाव पड़ता है वो बच्चे पे किस प्रकार पड़ता है, तो नवजात शिशु को टूटी फूटी त्वचा की पतली परत से ढक दिया जाता है ताकि श्वास और खाने की प्रक्रिया बाधित ना हो। फिर शीघ्र प्रसव में जो स्थिति होती है उसमें नवजातों को समय से पूर्व जन्म से होने वाली जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद इससे प्रभावित अगर संख्या की बात करें हम भारत लेवल पर, विश्व स्तर पर, तो इसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान रूप से प्रभावित होती है। मतलब यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि पुरुषों या महिलाओं के जो इस प्रकार की जो बीमारियाँ पाई जाती है उनमें भिन्नता है, यहाँ पर समान रूप से पाया जाता है। इसमें प्रत्येक 5 लाख व्यक्तियों में लगभग एक व्यक्ति प्रभावित होता है। मतलब 5 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति में इस प्रकार की बीमारी पाई जाती है। फिर इसे मतलब पूरे विश्व में लगभग 250 मामले दर्ज किए गए हैं इस प्रकार के अभी तक। इनका इलाज क्या होता है, तो देखिए, हार्लेक्विन इचथ्योसिस वाले नवजात शिशुओं की अच्छी देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत उच्च आर्द्रता के साथ गर्म इनक्यूबेटर में समय बिताना भी शामिल होता है। संबंधित क्या क्या विकार हो सकते हैं, तो इसके संबंध में और अन्य जो विकार डिसऑर्डर्स हो सकते हैं वो होते हैं लैमेलर इचथ्योसिस, एक आनुवंशिक त्वचा विकार है जिसकी वजह से त्वचा में दरारें, काले निशान आदि बनने लगते हैं। फिर इसके लक्षण भी हार्लेक्विन इचथ्योसिस के समान ही होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके बारे में हमने स्टडी किया। अब इससे संबंध में जो भी हमने पढ़ा है, कुछ मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। इन प्रश्न के जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना होगा और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे सारे वन लाइनर होंगे, इसमें ऑप्शन नहीं होगा। आप लोगों के इन सभी के सवाल जो है इनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, प्रथम पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? प्रथम पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा है,
यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज के संबंध में पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में हार्लेक्विन इच्थियोसिस से संबंधित बीमारी का पहला मामला कहाँ और कब पाया गया था। तो ये प्रश्न है, इनके जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूं जो कि बहुत डिफ़र होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस के तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।